हेलो बच्चों, आपका ये 16th नीट टाइप टेस्ट है, ठीक है। और हम लोग इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 1। तो जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कैपिटल P। दिस इज़ पोलराइजेशन। और जो पोलराइजेशन होता है ये होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लो, बिकॉज इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये दोनों इक्वल होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये दोनों इक्वल होगा, और वही डायमेंशनल फार्मूला इसका होना चाहिए। तो जो पोलराइजेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते हैं दैट इज़ चार्ज इनटू लेंथ, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, एंड इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम्पियर इनटू टाइम, एंड लेंथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज़ लेंथ क्यूब। तो यहाँ से जो आंसर आना चाहिए दिस इज़ लेंथ पावर -2 एंड एम्पियर एंड टाइम। ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो देखो, जो पोजीशन दिया है दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, तो x इज़ दिस इज़ 3t² - 9 इंटू टी। तो ये x कोऑर्डिनेट है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी पता चलेगा। वेलोसिटी इज 6t - 9, और इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज यहाँ से 6t कॉमन लो, एंड यहाँ से 6 कॉमन लो, तो दिस इज t - 3/2, ठीक है। तो ये अपना वेलोसिटी आ रहा है ना, और यहाँ से दिख रहा है कि वेलोसिटी जो होना चाहिए ये पॉजिटिव होगा फॉर t ग्रेटर देन 3/2, एंड वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव होगा फॉर t लेस देन 3/2। जब t का वैल्यू 3/2 से कम होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना। एंड जब 3/2 से ज़्यादा होगा टाइम तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। 3/2 पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ 0। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करो कि पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो t = 0 पर x कोऑर्डिनेट इज़ 0, t = 0 पर x कोऑर्डिनेट इज़ 0, एंड टाइम जैसे ही 0 से बड़ा होगा तो जो पार्टिकल है वो नेगेटिव x में मूव करेगा, पहले ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड इसका वेलोसिटी t = 3/2 पर 0 होगा। फिर 3/2 से जब ज़्यादा टाइम होगा तो जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि पार्टिकल फिर वापस जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करो कि t = 3/2 पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो इसमें 3/2 पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -27 दिस डिवाइडेड बाई 4। मतलब ये नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव किया होगा 27 डिवाइडेड बाई 4, एंड उसके बाद ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। फिर इसमें बोला गया था t = 3 सेकेंड पे, तो जब t = 3 सेकेंड इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू आना चाहिए x = 0, ठीक है। तो पार्टिकल 0 पे t = 0 से लेकर के t = 3/2 तक नेगेटिव x में मूव किया, -20 से 27/4। उसके बाद फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया। जितना डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में आया तो उतना डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है। तो जब टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 27/4 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए ना, जो भी आंसर होना चाहिए यहाँ से। दिस इज़ 27 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 13.5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलो, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही बस डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो एक ब्लॉक है एंड एक और ब्लॉक है ऐसा, और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है दैट इज़ कैपिटल F फोर्स। इसका मास इज स्मॉल m, इसका मास इज कैपिटल M, एंड ये स्मूथ सरफेस पर है। म्यू का वैल्यू 0 है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.5 ना,
मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाइड टू होल्ड द मास M अगेंस्ट कैपिटल M दैट इज़ इक्वल्स टू, बोला जा रहा है कि इसको इसके अगेंस्ट होल्ड करके रखना है, मतलब ये नीचे की तरफ नहीं मूव करना चाहिए, वर्टिकल मोशन स्मॉल m पार्टिकल का नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे को एक ही मास सिस्टम कंसिडर कर लो एंड एक्सेलरेशन लिख लो। तो एक्सेलरेशन होना चाहिए दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एंड इन दोनों के बीच में नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर फोर्स लगना चाहिए नॉर्मल, एंड इसका भी एक्सेलरेशन यही होगा। तो नॉर्मल का जो वैल्यू होना चाहिए दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू इज F डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये नॉर्मल का वैल्यू पता चला। अभी जो स्मॉल m मास है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगना चाहिए, इधर से नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए, एंड इधर से कैपिटल F फोर्स लगना चाहिए, और जब ये नीचे की तरफ मूव करने जाएगा तो इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ म्यू इंटू नॉर्मल, ये वाला टर्म बराबर होना चाहिए mg के, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन देखो कैसा बन रहा है, दिस इज़ म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू इज़ कैपिटल M F डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और दिस इज़ इक्वल्स टू द म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू द दिस इज mg। ठीक है, तो यहाँ पे सब डाटा पुट करेंगे एंड कैपिटल F का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपना आंसर हो जाना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बोला जा रहा है कि थीटा स्क्वायर इज दिस इज t स्क्वायर प्लस 1, और बोला जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू होना चाहिए दिस इज अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा होता है d थीटा बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए, पहले पावर को डिफरेंशिएट किया 1/2, फिर पावर होना चाहिए 1/2 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1/2 t स्क्वायर प्लस 1 इंटू फिर t स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 2t। तो ये और ये कैंसिल हुआ, एंड यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है दिस इज t डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। अब जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज d ओमेगा बाई dt। तो d ओमेगा बाई dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, t डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए देखो क्या रूल है, दिस इज अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो होना चाहिए t स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 1 माइनस, फिर t को छोड़ दो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज़ 1/2 अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 दिस इंटू फिर t स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 2t। तो ये 2 से 2 कैंसिल होना चाहिए, इसको और सिंप्लीफाई करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, तो ये होना चाहिए t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस t इंटू टी दैट इज़ t स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो यहाँ पर बनना चाहिए t स्क्वायर प्लस 1 इसका अंडर रूट एंड इसका पावर इज़ 3/2, इससे कैंसिल हुआ, एंड यहाँ पर देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 इज थीटा, तो थीटा पावर अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 दिस इज थीटा, तो यहाँ से कितना आना चाहिए, दिस इज थीटा पावर 3/2, ये सही है देख लो। यहाँ से अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 आया, ये कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक हुआ ना, चलो देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा t स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पर है रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, तो आना चाहिए t स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर 3/2,
ठीक है, यहाँ से ये रूट हट जाएगा और यहाँ से आना चाहिए टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 एंड इसको ला करके मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो इतना आएगा। इससे ये कैंसिल हुआ एंड टी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू इज़ थीटा स्क्वायर, तो दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर पावर 3/2, तो आना चाहिए थीटा पावर 3। और एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिया हुआ है तो इसको और चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस वाला इक्वेशन से, दिस इज़ थीटा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज़ 1 और इसका वैल्यू ला करके इसमें पुट करो, 1 इक्वस टू ला करके इसमें पुट करो, तो 1 इज़ थीटा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा क्यूब, तो ये होना चाहिए 1 / थीटा माइनस टी स्क्वायर बाई थीटा क्यूब। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, और 4th वाला आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। जो 2 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए a, एंड जो 3 kg ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा a। दिस इज़ 2 kg एंड ये 3 kg है। तो एक्सेलरेशन सॉल्व किए होगे अपने तरीके से, F=ma लिख करके, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके, और एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आना चाहिए। एक्सेलरेशन इस उसको खींचने के लिए फोर्स लगेगा 30 न्यूटन, 3 × g माइनस इधर से फ्रिक्शन लगेगा इसको रोकने के लिए। ठीक है, और फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, म्यू इज़ 0.5 इंटू mg 20, दिस डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज़ 5। तो यहाँ से जो भी आना चाहिए ये कितना आ रहा है, दिस इज़ 20, दिस इज़ 0.2 इंटू 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 10, और 20 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हुआ, ये तो इसका एक्सेलरेशन हुआ मैग्नीट्यूड और इसका। अब जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज़ फार्मूला इज़ दिस इज़ m1a1 प्लस m2a2 दिस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो इसका मास इज़ 2 एंड इसका एक्सेलरेशन इज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज़ 4i कैप, प्लस इसके लिए मास लिखेंगे 3 एंड इसका एक्सेलरेशन इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो दिस इज़ -4j कैप, एंड इसको डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 दैट इज़ 2 + 3, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आना चाहिए दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 5, तो 1.6i कैप, और यहाँ पर होना चाहिए -12 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2.4j कैप, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो कोई भी अगर एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला और कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और इसी प्लेन में लाई करे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो अगर आई है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस ड्रॉ करो ऐसा, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहेगा। अपने से एनालाइज करके देखो कि इस एक्सिस के अबाउट जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एक्सिस के अबाउट भी वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब ये जो I + I होना चाहिए, I + I इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सपोज करो I0, तो ये बराबर होना चाहिए I0 के। Ix + Iy इज़ Iz, तो यहाँ से जो I का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ I0/2। ठीक है, और अगर तुम इसका वैल्यू अगर लिखना चाहो तो ml²/6 होता था, तो ml²/12, मतलब ये कोई भी एक्सिस रहे, इसमें ये जो एक्सिस है ये किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं है ना। आप इस एक्सिस को चाहे जैसे रखो, अब इसको तुम थीटा से अगर रोटेट भी कर देते हो तो इसको भी थीटा से रोटेट कर दो, एंड दोनों जो एक्सिस है इक्विवेलेंट होगा ना, एक ही जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा। तो हमेशा जो I का वैल्यू है ये कितना होने वाला है, I0/2। तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना कि आप इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रख रहे हो ना, बस ये सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, एंड ये जो प्लेन है इसी प्लेन में लाई करना चाहिए, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा होगा इस वाले एक्सिस का /2। तो यहाँ पर हम लोग देखो इसको लिख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IAB, ये भी होगा दिस इज़ I0/2,
एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए डैश बी डैश, ये भी होगा दिस इज़ आई नॉट बाई टू ना, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देख लो फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू गोल्ड स्फेयर, दोनों जो स्फेयर है एक ही मटेरियल के हैं, हैविंग रेडियस दिस एंड दिस बाई 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट रिक्वायर्ड हम लोग कैसे लिखते हैं, हीट इज़ दैट इज़ ms डेल्टा टी, और मास लिख सकते हैं दिस इज़ डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। तो जो भी हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर क्यूब डेल्टा टी के ना, बिकॉज मटेरियल एक ही है तो डेंसिटी एक ही हो गया, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी मटेरियल का ही प्रॉपर्टी होता है, मास पे डिपेंड करता नहीं है ना। तो यहाँ पर जो हीट का जो रेशियो होना चाहिए दैट इज़, इसका जो रेशियो होना चाहिए Q1/Q2 दैट इज़ R1/R2, इसका पावर 3 इंटू डेल्टा T1/डेल्टा T2, ऐसा होना चाहिए। अब रेडियस का इसमें रेशियो दिया है 2R/3R, तो 2/3 इसका पावर 3 इंटू दैट इज़ 10/20, तो 1/2, ठीक है। देख लो यहाँ से जो भी आंसर आना चाहिए, 8 और 2 ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये आना चाहिए दिस इज़ 4/27, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस 1 मोल ऑफ अ गैस डज 200 जूल ऑफ वर्क एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बाई 8 केल्विन। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है एंड एडियाबेटिक प्रोसेस है 1 मोल ऑफ गैस डज 200 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन बाय द गैस दिया है एंड दिस इज़ 200 जूल, ठीक है। अच्छा डेल्टा यू कितना होना चाहिए, डेल्टा यू इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q 0 होता है, तो डेल्टा यू इज़ माइनस ऑफ W, तो दिस इज़ माइनस ऑफ 200 जूल। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, जब डेल्टा टी कितना है माइनस ऑफ 8 केल्विन, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो डेल्टा यू नेगेटिव होना भी चाहिए, और नेगेटिव है भी, ठीक है। तो ये डेल्टा यू हो गया। अब किसी भी प्रोसेस में अगर 8 डिग्री से टेम्परेचर अगर घटता है तो जो डेल्टा यू रहेगा ये इतना ही होने वाला है, बिकॉज प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है डेल्टा यू डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर में कितने से चेंज ला रहे हो। फिर सेकेंड प्रोसेस में बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग अनदर प्रोसेस इट डज 30 जूल ऑफ वर्क, तो Q इज़ दिस इज डेल्टा यू प्लस W, ठीक है, 30 जूल ऑफ वर्क एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज बाई 8 केल्विन। बोला जा रहा है कि किसी अनदर प्रोसेस में जो टेम्परेचर डिक्रीज किया 8 केल्विन से, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना होने वाला है -200, प्लस बोला जा रहा है कि इट डज, मतलब जो गैस उसने वर्क किया है, तो गैस ने कितना वर्क किया यहीं डिफाइंड है दैट इज़ 36, ठीक है। और यूनिट देख लो, यूनिट जूल ही है ना, तो यहाँ से जो भी आना चाहिए ये आना चाहिए तुम्हारा माइनस ऑफ 164 जूल, ऐसा, और ये हो गया Q का वैल्यू। फिर इसमें बोला जा रहा है कि हीट कैपेसिटी फॉर सेकेंड प्रोसेस, तो हीट कैपेसिटी पूछा जा रहा है ना, हीट कैपेसिटी, तो इसको कितना लिखोगे, इसको लिखेंगे दिस इज C डेल्टा टी, ये समझ पाए कि नहीं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी जब अब अगर हीट कैपेसिटी अगर C है तो C डेल्टा टी इज़ हीट एक्सचेंज, तो जो C का वैल्यू होना चाहिए दैट इज़, चलो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो C का वैल्यू इज़ माइनस ऑफ 164 दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एंड जो डेल्टा टी का वैल्यू है दैट इज़ 8, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आंसर आना चाहिए, इसको डिवाइड करके देखो ये कितना आ रहा है। अच्छा ये पॉजिटिव आएगा, डेल्टा टी अपने आप में नेगेटिव क्वांटिटी है, डेल्टा टी इज़ नेगेटिव, तो इसमें देखो इसको डिवाइड करके देखो तो दिस इज़ 20.5, और यूनिट क्या होना चाहिए, जूल पर केल्विन, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया।
चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, सॉल्व करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें देखो क्या है कि जो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं ABCD, सबके लिए लिस्ट काउंट कैलकुलेट करो, और लिस्ट काउंट सबसे कम जिसका होगा उसका प्रेसिजन सबसे ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से आंसर अरेंज कर लो। जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा उसका जो प्रेसिजन होगा उसका प्रेसिजन सबसे ज़्यादा होगा। तो जो कैलकुलेट करोगे तो B का लिस्ट काउंट सबसे कम आएगा, इसलिए B का जो प्रेसिजन होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से अरेंज कर लोगे। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना। 22 में तो फॉर्मूला है ना इक्विवेलेंट के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है याद है? दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए K इक्विवेलेंट इज K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 इक्वल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2। ऐसा अभी A1 प्लस A2 को ले जाकर के डिवाइड कर दोगे, वहाँ से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, पहले एनर्जी लिखेंगे और बाद में एनर्जी लिखेंगे। 23 जैसे यहाँ एक रिंग है और इस वाले पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंड दिस इज रेडियस r और ये भी रेडियस r है। तो इसको यहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज q स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस लिखोगे ना, हर एक चार्ज का डिस्टेंस लिखोगे, दैट इज़ √2 टाइम्स r। ये बराबर होना चाहिए। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसको मिनिमम स्पीड देंगे तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 0 होगा, काइनेटिक 0 प्लस k q स्मॉल q डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जब चार्ज पहुँचेगा तो सभी चार्ज से जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ r। यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन। चलो 24, सपोज करो वैक्यूम है, तो यहाँ पर अगर प्लस q चार्ज रखे हैं, एक गॉसियन सरफेस ऐसा एज्यूम किए, ठीक है। तो जो भी होना चाहिए फ्लक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, ये q यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बनना चाहिए, तो यहाँ पर जो भी फील्ड वगैरह होगा उसको तुम एरिया से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाई r², KQ/r² इंटू 4 पाई r²। तो यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल हुआ, r² कैंसिल हुआ, दिस इज q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये नेट फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। जो भी नेट फ्लक्स है, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब सपोज करो कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, ये जो पूरा मीडियम है डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, दिस इज प्लस q, एंड इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करो ऐसा। तो यहाँ पर जो फील्ड लिखोगे, जो भी फील्ड का वैल्यू लिखोगे एट ए डिस्टेंस r, देखो। तो अब जो फ्लक्स लिखोगे वो कैसे लिखोगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाई r², दिस इंटू 4 पाई r²। यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आना चाहिए q डिवाइडेड बाई k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये आना चाहिए नेट फ्लक्स। तो जो फ्लक्स है ये चार्ज इनक्लोज्ड पर भी डिपेंड कर रहा है एंड k पर भी डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर तुम इसको लिख सकते हो, दिस इज q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। मीडियम है तो एप्सिलॉन लिखते हैं, स्पेस रहता है तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो इसमें जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम परमिटिविटी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर शायद 3rd दिया गया था, उसको फर्स्ट होना चाहिए आंसर ना, फर्स्ट जितने लोग किए वो सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, चलो इधर सब क्वेश्चंस सॉल्व करोगे इसे अपने से। 28 का कॉन्सेप्ट जानते हो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें होता क्या है कि जो बैटरी है एंड जो इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया, अगर हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर पावर मैक्सिमम हो तो जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ये इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसका EMF दिया गया है, दैट इज़ 10 वोल्ट
एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 2 ओम। बोला गया कि इसमें करंट कैलकुलेट करो ताकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में जो पावर डिलीवर्ड हो मैक्सिमम हो। तो इसमें पावर मैक्सिमम होने के लिए ये रेसिस्टेंस इसके बराबर होना पड़ेगा, दैट इज़ 2 ओम। तो करंट का वैल्यू होना चाहिए दिस इज़ E डिवाइडेड बाई R प्लस R, ये करंट होना चाहिए नेट करंट, दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 + 2 दैट इज़ 4, दिस इज़ 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में पावर मैक्सिमम होना है तो ये रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। चलो इसके बाद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ए पॉइंट एंड बी पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो ना। कोई भी वायर है किसी भी शेप का है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखे हो, उस पर तुमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन वायर और उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ठीक है। बोला जा रहा है कि 2 सोलेनॉइड्स विथ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, ये नहीं बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि जो कैपिटल एन का वैल्यू होता है ये इक्वल है। हैव देयर लेंथ एंड रेडियाई बोथ इन द सेम रेशियो, लेंथ एंड रेडियस का जो रेशियो है दैट इज़ 1:2। बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, μ0 n² एरिया इंटू लेंथ, इसको याद रखो, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल n है दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब इसको तुम इसके टर्म्स में लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ, इसको इसमें ला करके पुट करो, दैट इज़ μ0 n² एरिया इंटू लेंथ n डिवाइडेड बाई लेंथ, तो इसका स्क्वायर। तो ये फाइनली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, μ0 n², तो n का वैल्यू कांस्टेंट ही हो गया, दोनों सोलेनॉइड के लिए इक्वल है। तो ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक लेंथ से लेंथ कैंसिल होगा, दिस इज़ एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो जब इसको लिखोगे इंडक्टर 1 डिवाइडेड बाई इंडक्टर 2, तो ये कैसा आना चाहिए, A1 डिवाइडेड बाई A2 इंटू कितना होना चाहिए, लेंथ इनवर्स है ना, दैट इज़ L2 डिवाइडेड बाई L1, ऐसा होना चाहिए। तो A1 बाई A2 इज़ R1 बाई R2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू L1 बाई L2, L2 बाई L1, तो L1 बाई L2 इज़ 1/2, तो ये होगा 2/1। तो यहाँ से जो आंसर आना चाहिए दिस इज़ 1:2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, जो AC सर्किट हम लोग जो ड्रॉ करते थे, तो इधर ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज़ पावर एंड इधर ड्रॉ कर रहे हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो इसमें जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, मैक्सिमम पावर कब मिलता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम पावर, दिस इज़ P मैक्स। और P मैक्स बाई 2 की बात करो, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी आता है ये फ्रिक्वेंसी एंड ये फ्रिक्वेंसी ऐसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज़ डेल्टा ओमेगा, दिस इज़ डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ये वाला जो फ्रिक्वेंसी होना चाहिए दिस इज़ ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा, और ये वाला जो फ्रिक्वेंसी होगा दिस इज़ ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये फ्रिक्वेंसी पूछा जा रहा है आपसे कि ये फ्रिक्वेंसी कितना रखें ताकि मैक्सिमम पावर का हाफ पावर लॉस हो ना, इतना पावर जनरेट हो। तो पहले तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करो, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज़ 1/√LC, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस इज़ 4 एंड दिस इज़ 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो यहाँ से कितना आना चाहिए, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2 आएगा, ऊपर चला जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50 हर्ट्ज़, इतना आ रहा है। जो डेल्टा ओमेगा होता है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डेल्टा ओमेगा इज़ इसमें डाटा कितना है, दैट इज़ डेल्टा ओमेगा इज़ L डिवाइडेड बाई 2R, L डिवाइडेड बाई 2R, R डिवाइडेड बाई 2L, दिस इज़ R डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। तो दिस इज़ R डिवाइडेड बाई 2L ना, डेल्टा ओमेगा इज़ R डिवाइडेड बाई 2L, इसको याद करके रखोगे, भूलना नहीं चाहिए।
तो इसमें रेसिस्टेंस देखो कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस इज 40, रेसिस्टेंस इज 40, दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंडक्टेंस इज 4, तो 40 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 5, तो इतना आ रहा है। अच्छा इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ये गलत हो गया ना यहाँ पे, ओमेगा है ना, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ओमेगा है। चलो तो ये हो गया डेल्टा ओमेगा, तो एक फ्रिक्वेंसी क्या होगा, डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा दैट इज़ 50 + 5, ये होना चाहिए 55, और एक क्या होना चाहिए दैट इज़ 50 - 5 दैट इज़ 45। ये तुम्हारा आंसर हो गया, एक ये आंसर हो जाना चाहिए और एक ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4th वाला आंसर हो गया आपका ना, तो ये याद करना था, इसे याद करके रखना है कि डेल्टा ओमेगा इज़ R डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। चलो तो एक ऐसा कैपेसिटर है एंड ठीक है, उसका रेडियस दिया गया है दैट इज़ कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R। अब इधर से करंट जो भी होगा, कंडक्शन करंट यहाँ से होना चाहिए और यहाँ से फिर डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए ऐसे ना, बिकॉज क्या क्या होना चाहिए यहाँ से चार्ज आएगा तो इस पर चार्ज वेरी करेगा, फील्ड वेरी करेगा, फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। अपने को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट रहता है, जो कंडक्शन करंट रहता है वो इक्वल ही रहता है ना। तो यहाँ से पूछा गया है कि R डिस्टेंस पर एक लूप कंसिडर करो, तो इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहना चाहिए। तो सपोज करो इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड B होना चाहिए, तो B × 2πr ये बराबर होना चाहिए μ0 × I इनक्लोज्ड। तो I इनक्लोज्ड कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट इस इतना, दिस डिवाइडेड बाई टोटल πr² × πr², ठीक है। इस एरिया से कितना करंट पास कर रहा है ना, ये जो लूप है ये कितना करंट इनक्लोज करेगा, तो यहाँ से B का वैल्यू पता चल जाना चाहिए। B इस बताओ कितना होना चाहिए, पाई से पाई कैंसिल हुआ एंड 2πr नीचे आना चाहिए, R से R भी कैंसिल होगा, तो μ0 डिस्प्लेसमेंट करंट R डिवाइडेड बाई 2πr², ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्लोज्ड ये यूज़ किए हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl इज μ0 × I इनक्लोज्ड, ये तुम्हारा I इनक्लोज्ड है, ये वैल्यू इज I इनक्लोज्ड। तो यहाँ सॉल्व कर लोगे, फर्स्ट वाला आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। चलो तो इसमें देखो क्या होना चाहिए, दैट इज़ जो डेविएशन होता है, डेविएशन इज I1 + I2 - A, ये होता है डेविएशन। पहले के लिए बोला जा रहा है नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए I1 का वैल्यू 90 हो गया, तो 90 + I2, सॉरी नॉर्मल इंसिडेंस मतलब कि सरफेस के नॉर्मल आया तो इंसिडेंट एंगल इज 0 ना, नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं, तो इंसिडेंट एंगल इज 0, तो कितना होना चाहिए 0 + I2 - A, I2 - A दैट इज़ R, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल इमरजेंस, नॉर्मली अगर बाहर चला गया लाइट रे तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, अगेन 0, तो I2 0 हो गया, दैट इज़ I1 + 0 - A, तो इसका हो गया कैपिटल S। और C वाला देखो फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो गया, तो 90 + I2 - A फॉर अ रे एट नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इमरजेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब I का वैल्यू 0 हो गया एंड ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब I2 का वैल्यू 90 हो गया, तो 0 + 90 - A दैट इज़ P हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में थोड़ा सा देख लो कि म्यू का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, अगर म्यू का वैल्यू ज़्यादा है तो फोकल लेंथ का वैल्यू कम होगा, और म्यू ज़्यादा होने का मतलब कि वेवलेंथ कम होना चाहिए। म्यू ज़्यादा होने का मतलब कि वेवलेंथ कम होना चाहिए, तो इसमें क्या बोला गया है, अच्छा वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, वॉयलेट का होगा, तो वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट के लिए, मतलब म्यू उसका जो म्यू होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस फॉर द वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा होगा, तो फोकल लेंथ वॉयलेट के लिए सबसे कम होगा, तो वॉयलेट के लिए सबसे कम एंड रेड के लिए सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, बाकी इसमें देख लो, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना। 41 में ये जो रहता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू एट एंगल दिस, किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहे हैं
वो प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा 1 sin पावर 4 θ/2 के, ऐसा। तो इसमें जब लिखोगे n1 डिवाइडेड बाई n2, तो इसमें आना चाहिए कितना था, पहला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए sin पावर 4 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30 डिग्री, और ये होना चाहिए sin पावर 4 90 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा। तो 45 हो गया 1/√2 एंड इसका पावर 4, दिस डिवाइडेड बाई 30 डिग्री, 30 डिग्री इज़ 1/2, इसका पावर 4। आप सॉल्व करोगे तो आना चाहिए 4:1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। इसमें आंसर साथ गलत दिया था, सेकेंड वाला होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। चलो 42 में क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय एक्सरे बोथ V0 एंड Kmax इंक्रीजेस। एक्सरे से अगर रिप्लेस कर दोगे तो एक्सरे का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है, तो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी बढ़ गया, दैट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 to मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज द रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट। बोला जा रहा है कि जो रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट, मतलब जो लाइट रे आ रहा है उसमें ढेर सारे फ्रिक्वेंसी होंगे, कम ज़्यादा सब होगा, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका भी काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा है, ऐसा ये बोला जा रहा है। तो ये करेक्टली नहीं है ना, सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो वेलोसिटी का रेंज रहता है उसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब सपोज करो ये सरफेस है, कोई इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्व किया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगा, इसके पास वेलोसिटी जनरेट होगा। अब ये हो सकता है कि सरफेस से बाहर चला जाए, डायरेक्टली बाहर चला जाए तो ढेर सारा काइनेटिक एनर्जी लेकर के बाहर जाएगा। हो सकता है कि इसी में मल्टीपल टाइम्स कोलिजन करे ना, इधर कोलिजन करे, फिर इधर कोलिजन करे, इधर कोलिजन करे, यहाँ कोलिजन करे, फिर बाहर आए, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी आ रहा है बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है फोटोन को एब्जॉर्व किया, उसके बाद मल्टीपल कोलिजन हो सकता है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी घट सकता है। कम कोलिजन हुआ, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर के जाएगा, और ज़्यादा कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम लेकर के जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस इज 43। चलो तो 3 बीटा पार्टिकल्स। अच्छा, बीटा पार्टिकल अगर डायरेक्टली बोल देता है तो बीटा प्लस भी होता है, बीटा माइनस भी होता है ना। तो बीटा प्लस जो होता है वो थोड़ा रेयर होता है, तो हम लोग जनरली अगर बस केवल बीटा पार्टिकल लिख देता है तो हम लोग उसको बीटा माइनस ही कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होगा, कोई चलो इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। तो जो न्यूट्रॉन है अगर ये कन्वर्ट हो जाए प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा प्लस एंटी न्यूट्रिनो जनरेट करेगा, ठीक है। तो चार्ज वगैरह देख लो, बैलेंस होना चाहिए। तो जहाँ पर भी बीटा माइनस का जनरेशन हो रहा है, जहाँ पर बीटा माइनस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। मास नंबर नहीं चेंज होगा बिकॉज ऑफ बीटा इमिशन, प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, दैट इज़ XZA, ठीक है। तो यहाँ से सपोज करो Y बना, +2 अल्फ़ा न्यूक्लियाई बन रहा है, +3 बीटा बन रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन वगैरह देखो कैसा होना चाहिए। Z हो गया प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन कितना एज्यूम कर सकते हो, तो इसका प्रोटॉन को Z1 एज्यूम कर लो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, पहले कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था Z, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले कितना था Z। चार्ज बैलेंस करके भी डायरेक्टली लिख सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसे। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि Z इज़ पहले कितना चार्ज था, दिस इज Z1 प्लस यहाँ से 2 × 2 4 आना चाहिए, और प्लस वहाँ से होना चाहिए -3। तो यहाँ से आ रहा है 1, 1 को इधर लेकर क्या होगे, तो जो Z1 का वैल्यू आ रहा है दिस इज Z-1, ठीक है। हाँ, तो इतना हो गया। और कैसे सोच सकते हो
कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट हुआ है तो ज़रूर 3 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए होंगे। तो 3 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए होंगे, मतलब नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है वो चेंज नहीं करेगा, एंड जो प्रोटॉन का नंबर है वो 3 से बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ बीटा माइनस। तो जेड से कितना होगा, जेड प्लस 3। अब उसके बाद 4 प्रोटॉन बाहर चले गए तो जेड प्लस 3 माइनस 4, दैट इज जेड माइनस 1। ये होना चाहिए इसका। चलो एक बात ये हो गया। अब मास नंबर देखो कितना होना चाहिए। मास नंबर इज सपोज करो दिस इज A2, तो कितना लिखोगे इसे, A इक्वल्स टू A2 प्लस, यहाँ से मास नंबर कितना होगा, दैट इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ से जो A2 का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ A माइनस 8। ऐसा उसमें मास नहीं होता है, मतलब मास नंबर उसमें नहीं होता है। अब इसमें क्या पूछा गया था, द रेशियो ऑफ टोटल प्रोटॉन्स। तो टोटल प्रोटॉन्स इसमें डॉटर न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन्स is Z1, तो Z1 माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन कैसे लिखोगे, मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर घटा दो, तो A माइनस 8 माइनस Z माइनस 1, तो दिस इज Z माइनस 1 डिवाइडेड बाई A माइनस Z, 8 में से प्लस 1 दैट इज़ माइनस 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, सी वाला पार्ट हो गया ये। नाउ 43, ये 43 था, 44 थियोरेटिकल है 44। तो तुम ऐसे समझ के रखो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा ना, तो ये भागेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज़ होल, और ये किधर भागना चाहिए, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। फर्स्ट वाला हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 45 में कैसे बोलोगे, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव बेटर रिजॉल्विंग पावर देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन को चाहे जितने भी तुम वेलोसिटी से फेंको, चाहे जितना भी उसका वेलोसिटी हो, इलेक्ट्रॉन को जो वेवलेंथ होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये हमेशा जो वेवलेंथ होगा फोटोन का उससे कम ही रहेगा। ठीक है, और जो रिजॉल्विंग पावर रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के ना, तो इसके बारे में थोड़ा देखना। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ कम है तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को तुम एक्सेलरेट करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को अगर v वेलोसिटी से लेकर के जा रहे हो, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन के वेवलेंथ से कम ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वेवलेंथ कम है तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर रहता है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होता है। और रीज़न में क्या बोला जा रहा है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन इज मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, वही बात बोल रहा है, तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ना। चलो 45 का थर्ड हो गया। ठीक है, इसमें किसी में कोई डाउट रहेगा किसी क्वेश्चन में तो उसको अलग से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।